अपने दिमाग में एक क्लियर और परमानेंट तस्वीर बनाओ कि तुम सक्सेसफुल हो। इस तस्वीर को मजबूती से पकड़ो, कभी भी इसे धुंधला होने मत दो। तुम्हारा दिमाग इस तस्वीर को सच करने की कोशिश करेगा और अपनी इमेजिनेशन में रुकावटें मत खड़ी करो। जिस होटल में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, उस होटल को ट्रंप ने रेनोवेट करके हयात को बेच दिया। हायर फ्लोर मतलब हायर स्टेटस। इस फिलॉसफी को यूज करके डोनाल्ड ट्रंप टावर के ऊपर के फ्लोर्स को नीचे के फ्लोर से महंगे बेच देते थे। ट्रंप का मैसेज क्लियर था, मैं रिच हूं, तुम भी बन सकते हो, बस मेरी तरह सोचो। अटलांटिक सिटी में कसिनो बिजनेस खोलने के बाद ही तुरंत डोनाल्ड ट्रंप बैंकरप्ट हो गए। पब्लिक उन्हें कॉमन मैन का हीरो मानती थी, मगर मीडिया ने उन्हें एक ही नाम दिया, रियल एस्टेट मैनिपुलेटर। क्वींस, जो मैनहट्टन से थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन लगता ही नहीं था कि ये न्यूयॉर्क का हिस्सा है। यहाँ की सड़कों पर छोटे घर और मिडिल क्लास फैमिलीज का माहौल था। यहीं पर फ्रेड ट्रंप ने अपना घर बनाया। फ्रेड एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे जो डीमोबिलाइज सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज के लिए क्वींस में अफोर्डेबल घर बनाते थे। उनका बिजनेस इतना सक्सेसफुल था कि वो लोकल हीरो बन गए थे। लेकिन फ्रेड अक्सर घर से बाहर रहते थे, अपने काम में डूबे हुए। उनका लाइफ का प्लान सिंपल था, एक अच्छी लड़की से शादी करो, खूब पैसे कमाओ और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो। 1936 में उन्होंने स्कॉटिश इमिग्रेंट मैरी मैक्लाउड से शादी करी। उनके 5 बच्चे हुए, मैरी एन, फ्रेड जूनियर, एलिजाबेथ, डोनाल्ड और रॉबर्ट। डोनाल्ड का जन्म 14 जून 1946 में हुआ था। उनकी परवरिश प्रेस्बिटेरियन स्टाइल में हुई थी, जहां प्रेयर्स और सर्मन्स के जरिए डिसिप्लिन और कंफर्मिटी सिखाया जाता था। कैपिटलिज्म को भगवान का आशीर्वाद माना जाता था और फाइनेंशियल सक्सेस को एक डिवाइन साइन मानते थे। फैमिली फ्रेड के टर्म्स पर चलती थी और डोनाल्ड ने उनकी एक बात को दिल पे लगा लिया था, अगर कोई तुम्हें मारे तो उसको दोगुनी जोर से वापस मारो। ये सीख डोनाल्ड के डीएनए में समा गई थी। 13 साल की उम्र तक डोनाल्ड इतने रेबेलियस हो चुके थे कि फ्रेड ने उन्हें घर से निकालकर न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेज दिया। ये एक ऐसा शौक था जो डोनाल्ड के लिए ट्रॉमेटिक था। उनको अपने फ्रेंड्स, फैमिली और मोहल्ले से एकदम अलग कर दिया था। मिलिट्री स्कूल में रिच और डिस्टर्ब किड्स को डिसिप्लिन के नाम पर यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहा जाता था। डोनाल्ड ने यहाँ पर बुलिंग और मैनिपुलेशन की टेक्निक सीखी। सर्वाइवल के लिए सिस्टम के लूपहोल का कैसे फायदा उठाना है, ये भी उन्होंने यही से सीखा। मिलिट्री स्कूल ने उनकी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से बदल दिया था। यहाँ उन्होंने लीडरशिप रोल्स लिए, दूसरे स्टूडेंट्स को बुली किया और उन स्टूडेंट्स को यकीन दिलाया कि वो खुद ही इंचार्ज है। एक कमांडेंट स्टाफ था, लेफ्टिनेंट थियोडोर डोबियर्स। उसका बिहेवियर कंट्रोवर्शियल था। वो अपने फेवरेट कैडेट्स के साथ शावर लेता था, जो एक डिस्टर्बिंग और अनएक्सेप्टेबल एक्ट था। डोनाल्ड उसको मॉन्स्टर कहते थे, लेकिन उसको मैनिपुलेट करके डोनाल्ड ने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया था। फ्रेड ने उन्हें एक बात सिखाई थी कि किंग और किलर दोनों बनो। डोनाल्ड ने डोबियर्स को मैनिपुलेट करके फील किया कि उन्होंने अपने फादर को भी मैनिपुलेट कर लिया है। इस एक्सपीरियंस से उन्होंने 2 चीज सीखी थी, पहला मिलिट्री स्टाइल लीडरशिप और दूसरा ह्यूमन मैनिपुलेशन। इसके बाद 1960s में फ्रेड ट्रंप ने कोनी आइलैंड में एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया था, ट्रंप विलेज। ये फ्रेड की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। डोनाल्ड हर समर अपने फादर के साथ काम पर जाते थे और रियल एस्टेट बिजनेस की ट्रिक्स सीखते थे। फ्रेड का एक ही मंत्र था इस बिजनेस में, मैक्सिमम ग्रीड मैक्सिमम प्रॉफिट। डोनाल्ड फ्रेड की हर डील को एनालाइज करते थे कि कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे लूपहोल्स का फायदा उठाना है और कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। एक्चुअली डोनाल्ड की रियल एस्टेट में एंट्री की एक वजह थी उनके बड़े भाई फ्रेड जूनियर की डेथ। फ्रेड जूनियर एक सेंसिटिव और चार्मिंग इंसान थे, लेकिन अपने फादर के डोमिनेंस के साथ वो कभी एडजस्ट ही नहीं कर पाए। वो फैमिली के हाई एक्सपेक्टेशन से मैच ही नहीं कर पाते थे। एक बिल्डर का बेटा होकर भी वो एक पायलट बन गए थे, एक ऐसी जॉब जो फ्रेड के लिए एम्बैरेसिंग थी। इस वजह से फ्रेड जूनियर अल्कोहलिज्म का शिकार हुए और 40s में ही उनकी डेथ हो गई। फ्रेड जूनियर का डाउनफॉल डोनाल्ड के लिए एक वार्निंग था, वीक बनोगे तो हार जाओगे।
डोनाल्ड ने ये सब क्लोजली देखा था और डिसाइड किया कि वो कभी वीक नहीं बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया है क्योंकि मैंने अपने भाई का डाउनफॉल देखा है। इस चीज से वो ट्रिगर हुए और 25 साल की उम्र में वो क्वींस छोड़कर मैनहट्टन की दुनिया में चले गए, जहां पावर, फेम और पैसा था। 70s में न्यूयॉर्क सिटी फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबा हुआ था। क्राइम बढ़ रहा था, कंपनी सिटी को छोड़ रही थी और कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन डोनाल्ड ने रिस्क लिया। उनकी नजर पड़ी होटल कोमोडोर पर, एक पुरानी बिल्डिंग जो बंद होने वाली थी। डोनाल्ड ने सोचा ये मेरा टिकट होगा फेम और फॉर्च्यून का। उन्होंने अपने फादर से $1 मिलियन का लोन लिया, कोमोडोर को रेनोवेट करने का प्लान बनाया। लेकिन इसके लिए उन्हें न्यूयॉर्क सिटी से एक बड़ा टैक्स ब्रेक चाहिए था। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने कहा कि डोनाल्ड इनएक्सपीरियंस्ड है और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन डोनाल्ड के पास एक सीक्रेट वेपन था, रॉय कॉन एक रूथलेस अटॉर्नी था। कई लोग उसे पॉलिटिक्स का डार्क नाइट भी कहते थे। उसने डोनाल्ड को 4 रूल सिखाए थे, कभी गलती मत मानो, कभी पीछे मत हटो, हमेशा एग्रेसिव रहो और एनिमीज को अटैक करो, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट से हो या फिर मीडिया। एक्चुअली 1973 में रॉय ने ट्रम्प फैमिली के लिए एक कंट्रोवर्शियल केस लड़ा था, जिसमें उन पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एलिगेशन था, ब्लैक टेनेंट्स को अपार्टमेंट्स ना देने का इल्जाम। रॉय ने इस केस को एक कंसेंट डिक्री के साथ सेटल किया, जिसमें ट्रम्प फैमिली ने गिल्ट तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में डिस्क्रिमिनेशन ना करने का वादा किया। मीडिया ने इसको ट्रम्प की जीत के रूप में दिखाया, यानी एक PR विक्ट्री। रॉय के पॉलिटिकल कनेक्शंस और एग्रेसिव टैक्टिक्स ने डोनाल्ड को 40 साल का टैक्स ब्रेक दिलवाया होटल कोमोडोर के लिए। ये न्यूयॉर्क की कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए पहला ऐसा टैक्स रिलीफ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ने इस डील के लिए अपने फादर के पॉलिटिकल कनेक्शंस का भी इस्तेमाल किया था, जो उनके रियल एस्टेट एम्पायर का एक शेडी साइड था। कोमोडोर को रेनोवेट करके ग्रैंड हयात बनाया गया। ये प्रोजेक्ट डोनाल्ड का नाम बनाने के लिए पहला कदम था, लेकिन बिल्डिंग हयात के नाम पर चली गई और डोनाल्ड सिर्फ डील मेकर के रूप में फेमस हुए। कोमोडोर डील के बाद डोनाल्ड का नाम मैनहट्टन के बड़े बिजनेसमैन में शामिल हो गया था, लेकिन उनका अगला टारगेट था एक आइकॉनिक स्क्रैपर, ट्रम्प टावर, और वो भी 5th एवेन्यू और 57 स्ट्रीट कॉर्नर पर। डोनाल्ड ने ये कहा था कि ये वर्ल्ड का बेस्ट लोकेशन है क्योंकि यहाँ पर टिफरीज स्टोर है। ये लग्जरी टावर उनका पर्सनल ऑब्सेशन बन गया था। इस प्रोजेक्ट में डोनाल्ड ने एक बोल्ड मूव दिखाया। उन्होंने एक फीमेल इंजीनियर यानी बारबरा रेस को प्रोजेक्ट का लीड बनाया। मीडिया में उन्होंने प्राउडली कहा कि मैं पहला हूँ जिसने एक वुमेन को स्काई स्क्रैपर प्रोजेक्ट का लीड बनाया है। बारबरा ने मीडिया में ये बताया था कि डोनाल्ड को उसकी स्ट्रेंथ पसंद है और ना ही वो किसी से डरती है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो या फिर खुद डोनाल्ड। लेकिन डोनाल्ड का एटीट्यूड दूसरे स्टाफ के साथ काफी एग्रेसिव और रूड था। वो हमेशा अपनी टीम को इंसल्ट करता था और एम्बेरस करता था। फिर तेजी से ट्रम्प टावर का कंस्ट्रक्शन चला और कंप्लीट होने के बाद वो एक स्टेटस सिंबल बन गया। लग्जरी अपार्टमेंट्स और हाई एंड बुटीक्स ने ट्रम्प टावर को इलाइट का फेवरेट बना दिया था। डोनाल्ड का सेल्स पिच सिंपल था। 20th फ्लोर का फ्लैट $5 मिलियन का है तो 30th फ्लोर का फ्लैट $6 मिलियन का है। रीजन क्योंकि हाइट ज्यादा है। उन्होंने फ्लोर नंबरिंग में भी मैनिपुलेशन की थी, जैसे 58 फ्लोर्स को 68 दिखाना ताकि प्रेस्टीज और प्राइस दोनों बढ़े। रूल्स के हिसाब से ये इलीगल तो नहीं था, मगर ये एक क्लेवर मैनिपुलेशन था जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प मास्टर निकले। ट्रम्प टावर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक ब्रांड था और डोनाल्ड ने इसे अपनी पहचान बनाया। इस दौरान डोनाल्ड की शादी इवाना से हो चुकी थी। वो एक फॉर्मर शेक्स की चैंपियन थी। इवाना स्टाइलिश थी, हाई प्रोफाइल पार्टीज में दिखती थी और मैनहट्टन के इलाइट सर्कल्स में अपनी जगह बना रखी थी। वो ट्रम्प प्लाजा होटल को भी मैनेज करती थी। उसने प्लाजा होटल के डिजाइन और डेकोरेशंस में काफी चेंजेस किए थे। लेकिन डोनाल्ड का अनप्रेडिक्टेबल नेचर और इवाना का ग्लैमरस इमेज इन दोनों के रिलेशनशिप में टेंशन क्रिएट करने लगा था। इसके बाद डोनाल्ड ने काफी फ्लैशी एक्विजिशंस किए, जैसे 1984 में न्यू जर्सी जनरल्स फुटबॉल टीम खरीदी जिसमें उन्होंने टॉप प्लेयर्स हायर किए। फिर 1985 में मार-ए-लागो खरीदा जो पाम बीच का एक लेविश एस्टेट था। उसके बाद 1988 में ट्रम्प प्रिंसेस खरीदा, वो एक सुपर यॉट थी जो उन्होंने सऊदी बिलियनरी से खरीदी थी। फिर 1989 में ट्रम्प शटल खरीदी, एक एयरलाइन जिसमें पुराने बोइंग 727 के एयरक्राफ्ट थे, लेकिन पायलट्स को VIP मील्स भी नहीं मिलते थे। 1987 में द आर्ट ऑफ द डील बुक रिलीज हुई थी, जिसमें डोनाल्ड ने अपने बिजनेस जर्नी को हीरोइक तरीके से दिखाया था। ये बुक उस साल की बेस्ट सेलर बनी और डोनाल्ड एक सेल्फ मेड मिलियनरी के रूप में फेमस हुए। लोगों ने उन्हें चार्मिंग, थोड़ा एरोगेंट लेकिन एंटरटेनिंग समझा। लेकिन एक जर्नलिस्ट ने कहा, मुझे कोई चार्म नहीं दिखा। डोनाल्ड एक सेल्फ ऑब्सेस्ड बिजनेसमैन है जो सिर्फ अपनी बात करता है। इन सब एक्विजिशंस का फोकस था मीडिया अटेंशन और फ्लैशी इमेज, ना कि कोई सस्टेनेबल प्रॉफिट्स। डोनाल्ड एक पॉपुलर मिलियनर बन गए थे। लोग उन्हें एडमायर करते थे क्योंकि वो अपनी वेल्थ को छुपाते नहीं थे। उनका मैसेज क्लियर था, मैं रिच हूँ और तुम भी बन सकते हो, बस मेरी तरह सोचो। डोनाल्ड के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं था, उनके लिए असली जैकपॉट था इमेज और फेम।
इसके बाद ट्रम्प का अगला बोल्ड मूव था अटलांटिक सिटी में कसिनो बिजनेस। वहाँ उन्होंने ट्रम्प ताजमहल बनवाया, जिसको वो वर्ल्ड्स 8th वंडर कहते थे। ग्रैंड ओपनिंग में बैनर्स लगे थे, हैव अ ग्रेट टाइम। रिपोर्टर्स ने क्वेश्चन किया, आपने इसका नाम ताजमहल क्यों रखा है? ट्रम्प ने सार्कास्टिकली बोला, मुझे इंडिया वाला ताजमहल तो नहीं पता, लेकिन ये रियल ताजमहल है। ताजमहल के लिए डोनाल्ड ने मैसिव लोन्स लिए थे। बैंक्स और क्रेडिटर्स को शक होने लगा था। उन्हें शक था कि ट्रम्प कसिनो के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है। और कुछ ही महीनों बाद न्यूज़पेपर्स ने डिक्लेयर किया कि ट्रम्प बैंकक्रप्ट होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने डोनाल्ड के एसेट्स को $5 बिलियन बताया, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ $2.9 बिलियन थे। वो इतने कर्जे में थे कि अगर सब कुछ बेचते भी तब भी $295 मिलियन का शॉर्टफॉल था। कसिनो स्टाफ ने उन्हें कॉमन मैन का हीरो कहा और ये भी कहा कि इलाइट्स की कोई कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन डोनाल्ड ने डिनाइल मोड को ऑन रखा और उन्होंने ये बोला कि ताजमहल ने काफी रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। मीडिया सिर्फ उनकी इमेज को नेगेटिव दिखाना चाहता है। बैंक्स ने ट्रम्प के साथ कॉम्प्रोमाइज किया क्योंकि उनको भी नुकसान होता। ट्रम्प ने अपनी लेविश लाइफस्टाइल सेक्रीफाइस कर दी, यॉट, एयरलाइन, सब कुछ किया। इस दौरान उनकी पर्सनल लाइफ भी कैओटिक हो चुकी थी। इवाना इलाइट सोसाइटी की क्वीन बन गई थी, जबकि ट्रम्प खुद एक मीडिया जोकर बन गया था। इवाना का ग्लैमरस स्टाइल, हैवी एक्सेंट और परफेक्ट वाइफ इमेज ट्रम्प को इरिटेट करने लगा था। इवाना ने ये भी कहा था, मैं ट्रम्प को हर चीज में सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अगर वो मुझे चीट करे तो मैं उसके साथ नहीं रह सकती। तभी मार्ला मेपल्स पिक्चर में आई, एक यंग ग्लैमरस वुमेन जो एक ऑफ ब्रॉडवे शो में काम करती थी। ट्रम्प ओपनली उसके साथ दिखने लगे और इवाना को सब कुछ मीडिया के थ्रू पता चलने लगा। इवाना ने डिवोर्स फाइल किया और उसकी एक सिंपल लेडीज ब्रंच पार्टी पापराजी स्टॉर्म बन गई। पब्लिक सिंपैथी भी इवाना के साथ थी और वो दोनों अलग हो गए। इवाना और डोनाल्ड के 3 बच्चे थे, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, इवांका ट्रम्प और एरिक ट्रम्प। इन तीनों की कस्टडी इवाना को मिली, लेकिन मार्ला भी एक फेज थी। कुछ ही सालों बाद वो दोनों भी अलग हो गए और उनकी बेटी टिफनी ट्रम्प की कस्टडी मार्ला को दी गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रम्प ने अपनी दोनों एक्स वाइफ्स को बहुत एलिमनी दी थी, जैसे इवाना को $14 मिलियन इन कैश, ग्रीन बीच में एक 45 रूम मेंशन, ट्रम्प प्लाजा में एक अपार्टमेंट, मारे लागो में हर साल 1 महीने का फ्री स्टे और तीनों बच्चों के लिए $650,000 का चाइल्ड सपोर्ट। और वही मार्ला को $1 मिलियन इन कैश, $1 मिलियन घर खरीदने के लिए और हर साल $100,000 टिफनी ट्रम्प के लिए जब तक वो 21 साल की ना हो जाए। ट्रम्प का अंपायर गिर रहा था, उनका करियर लोएस्ट पॉइंट पे था, लेकिन किसी को पता भी नहीं था कि वो इस पॉइंट से भी कमबैक करने वाले हैं। एक ऐसा कमबैक जिसकी वजह से उनका नाम कंट्रोवर्शियल बिलियनर पॉलिटिशियन में आने लगा था। हम इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।